हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें एक नया मॉडल पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ बॉटनी का। दोस्तों ये मॉडल पेपर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिनके एग्जाम में इस बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि जिनका एग्जाम ओएमआर सीट पर होना है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास आपको एनईपी के अकॉर्डिंग दी जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई है, जिसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं, इसके पहले हमने 2 और मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। जिन्होंने वो 2 मॉडल पेपर अभी नहीं देखे हैं वो दोनों मॉडल पेपर देख करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो अब आप लोग सहमत हो चुके होंगे क्लास के बारे में। एक बात और आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये हमारे लिए है या नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी का पैटर्न यानी पेपर पैटर्न फोर्थ सेमेस्टर का क्लियर हो चुका है और उनका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। जैसे बात करूँगा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसका पेपर स्टार्ट हो चुका है और MCQ मोड में इनका पेपर इस बार सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का कराया जा रहा है। तो ये राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए, DDU यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानपुर यूनिवर्सिटी में ये यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप अपनी तैयारी MCQ मोड में भी स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है आपका एग्जाम MCQ मोड में ही हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सब लोग सहमत हो चुके होंगे। चलिए क्लास का समापन करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस को। ओके, तो आज का ये तीसरा मॉडल पेपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने 2 और मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पेपर टाइटल है बॉटनी का, वो है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर में, आगरा में, चेन्नई में या फिर चिकनमंगलुरु में। ठीक है, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों जब भी गन्ना प्रजनन इंस्टीट्यूट की बात हो, गन्ना प्रजनन संस्थान, तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो स्थित है वो तमिलनाडु कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु कोयम्बटूर में स्थित है। यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया है द मेजर ग्रास प्रोवाइडिंग शुगर इज, शर्करा प्रदान करने वाली प्रमुख बड़ी घास। ठीक है, जो शर्करा प्रदान करती है वो सबसे बड़ी घास कौन सी है। तो दोस्तों जो शर्करा प्रदान करती है वो है आपका सैकारम ऑफिसिनारम। सैकारम ऑफिसिनारम ये गन्ने का नाम है। ठीक है, ये एक प्रकार की घास है, ये घास कुल से संबंधित है गन्ना। ठीक है, तो ये सैकारम ऑफिसिनारम जो है ये शर्करा प्रदान करने वाली बड़ी घास की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ऑल पल्सेस आर मेंबर ऑफ, सभी दाल किस कुल से संबंधित हैं। सभी दालें सदस्य हैं PAC से, यानी APAC से, या मालवेसी कुल से, या पामी कुल से, या फिबिएसी कुल से। तो दोस्तों सभी दालें जो हैं वो फिबेसी कुल से संबंधित हैं, फैबेसी कुल की सदस्य हैं। ओके, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दालें किस कुल की संबंधित हैं? फैबेसी कुल से संबंधित हैं। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछा गया है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया बीरबल साहनी, दूसरा है रामदेव मिश्रा, AK शर्मा या MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे,
जो कि पूछा गया है, नेशनल ग्राउंडेड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है हैदराबाद, उदयपुर, जूनागढ़ या फिर पटना। तो दोस्तों राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ पर? जूनागढ़। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और शुरुआती के आपके 4 यूनिट, यानी कि शुरुआती के जो 4 यूनिट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉटनी के दोस्तों, जिनमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू प्रश्न बनना है, ठीक है। पहला आपका यूनिट है ओरिजिन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है। दूसरा है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर, टिम्बर, इल्ड्स एंड प्लांट्स डाइज, ठीक है। ये दोनों आपके जो यूनिट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान पूछा गया है, द नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया लखनऊ में, भरतपुर में, नई दिल्ली या फिर फैजाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर देते भी रहेंगे। अगला प्रश्न है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है शिमला में, नई दिल्ली में, कटक में या फिर लखनऊ में। तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। कहाँ पे? शिमला में। इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, शिमला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज, गन्ने के उत्पादन में सबसे अग्रणी प्रांत है, यानी सबसे आगे गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या आंध्र प्रदेश। तो इनमें से सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर? यूपी, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ में है गन्ना के उत्पादन में, ठीक है। भारत की बात हो रही तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, यूपी, गन्ने के उत्पादन में अग्रणी प्रांत उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछा गया था, मेन सोर्स ऑफ शुगर इन इंडिया इज, भारत में शर्करा का प्रमुख स्रोत है तरबूज, गन्ना, चुकंदर या खजूर। तो भारत में जो चीनी का यानी शर्करा का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। सबसे अच्छा स्रोत जो है वो गन्ना माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ पोटैटो फार्मिंग डॉन, यानी कि आलू की खेती किस प्रकार होती है, ठीक है। हाउ इज पोटैटो फार्मिंग डन, यानी कि आलू की खेती किस तरह से होती है? जड़ की कलम से, बीज से, कंद से या सल्क पत्रों की कच्छ में कलिका द्वारा। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 10 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो कंद द्वारा आलू की खेती की जाती है। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि पूछा गया है, हु क्वाइंटेड द टर्म ऑफ बायोडिस्काइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? जैव विविधता शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन दिया गया है WG रोजेन, दूसरा ऑप्शन है विलियम्स, सी दिया गया हाइड और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो जैव विविधता का जो शब्द दिया था दोस्तों वो WG रोजेन ने दिया था। किसने दिया था? WG रोजेन। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि पूछा गया है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज कंसीडर्ड टू बी, गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। आप सबको मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ अगले वाले यानी कि इसके पहले मॉडल पेपर में। तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे, गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है।
तो दोस्तों गेहूं की उत्पत्ति का जो केंद्र माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। कौन सा माना जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम एशिया गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि पूछा गया है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित कहाँ पर हुआ था पूछा गया है, ठीक है। तो ये आयोजित हुआ था क्वेश्चन नंबर 13, ये रियो डी जेनेरियो, कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में ये आयोजित हुआ था, जो कि कहाँ पर है? ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील में है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। अब यूएन कॉन्फिडेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है क्या, ठीक है। अब इसको आपको समझना है, तो आपको ये पता चल गया, ठीक है, कि इसका जो फुल फॉर्म है ये यूनाइटेड नेशनल कॉन्फिडेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी में मीनिंग है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। 2012 में 12 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए आंसर सही होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं UNCSD, ठीक है, UNCSD कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, UNCSD, ठीक है, पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलिए, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही है, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। अगला प्रश्न है अफीम प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है अफीम प्राप्त होता है जड़ से, तने से, कैप्सूल से या पत्ती से? तो दोस्तों अफीम जो प्राप्त होता है वो कैप्सूल से प्राप्त होता है। अफीम का जो पौधा होता है, पौधा जो अफीम का होता है उसका कैप्सूल, उसके दूध से अफीम निकलता है, उसके दूध से अफीम का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो उसके पौधा का दाना उसको कहते हैं अवधी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कैप्सूल। जड़, तना, पत्ती, ये तीनों ऑप्शन इसमें जो है नहीं शामिल होंगे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? सी नंबर, कैप्सूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बायोडीजल प्राप्त होता है, बायोडीजल प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जेट्रोफा से, चीड़, यहाँ पर चीड़ होना चाहिए आंसर, चीड़ और नीम और देवदार, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर चीड़ होगा ऑप्शन नंबर बी, सी होगा नीम और डी है देवदार। तो बायोडीजल जो प्राप्त होता है वो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। जेट्रोफा एक प्रकार का प्लांट है जो कि बायोडीजल यहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 15 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग से मेरा निवेदन है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया इस, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है ए सूरत में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या फिर यहाँ पर तिरुवनंतपुरम होना चाहिए, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो आपको बताना है भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो स्थित है वो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है द ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट के पुस्तक के लेखक हैं। ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक के लेखक पूछा गया है कि कौन है। ऑप्शन ए दिया गया डी कैंडोले, लीनियस, ख्वाजन या फिर डार्विन। तो दोस्तों ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक के जो लेखक हैं वो डी कैंडोले हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर आपका सही ऑप्शन होगा, डी कैंडोले ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि पूछा गया है ICRISAT
स्थित है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है। अब इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये है क्या। ICRISAT यानी इंडियन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इंडियन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, हिंदी में इसे कहते हैं कोलकाता, हैदराबाद, भोपाल या फिर नासिक। तो आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना जो कि हैदराबाद में स्थित है। ICRISAT यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा ICRISAT की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखेंगे 1972 में। ये कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पूछा गया है, टू विच फैमिली डज कॉटन बिलोंग, कपास किस कुल से संबंधित है। कपास किस कुल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मालवेसी, ऑप्शन बी है टिलियेसी, रैनकुलेसी या कंपोजिटी। तो दोस्तों कपास जो है वो मालवेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से, मालवेसी, मालवेसी कुल से कपास संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही यहाँ पर 19 नंबर का, मालवेसी कुल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है, सर्पगंधा किस कुल की सदस्य है। सर्पगंधा किस कुल का सदस्य है। सर्पगंधा इज ए मेंबर ऑफ व्हिच फैमिली। ऑप्शन दिया गया है सोलेनेसी, ग्रेमिनी, कंपोजिटी या फिर एपोसाइनेसी। दोस्तों सर्पगंधा जो है वो एपोसाइनेसी कुल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, एपोसाइनेसी, जो कि सर्पगंधा इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर प्रश्न है, पूछा गया गुलाब इज द मेंबर ऑफ व्हिच फैमिली। गुलाब इज मेंबर ऑफ व्हिच फैमिली, गुलाब किस कुल का सदस्य है। पहला ऑप्शन दिया गया रोजेसी, यहाँ पर दिया गया कानवेलेसी, एपोसाइनेसी या फिर कंपोजिटी। तो गुलाब जो है वो किस कुल से सदस्य है, किस कुल का सदस्य है, तो रोजेसी कुल का सदस्य है। किस कुल का, रोजेसी कुल का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, रोजेसी कुल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि दिया गया है, झरबेरा इज द प्लांट ऑफ व्हिच फैमिली। झरबेरा किस कुल का पौधा है। झरबेरा किस कुल का पौधा है, सोलेनेसी, मालवेसी, कंपोजिटी या लेमेसी। तो दोस्तों झरबेरा जो है वो किस कुल का है, आप सभी को बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये कंपोजिटी कुल का है झरबेरा। आप जो आपने देखा होगा गांव में होता है, जो बेर होती है एक प्रकार की छोटी छोटी बेर, उसे झरबेरा कहते हैं। तो वो किस कुल से संबंधित है, तो कंपोजिटी कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है, भारत में IPR संबंधित है। भारत में IPR किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया पेटेंट से, ऑप्शन बी है कॉपीराइट से, सी है ट्रेडमार्क से। तो दोस्तों भारत में IPR पेटेंट अधिनियम से भी शामिल मतलब संबंधित है, पेटेंट, कॉपीराइट से और ट्रेडमार्क, यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये तीनों से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नन ऑफ दीज यहाँ पर है, यहाँ पर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, भारत में IPR जो संबंधित है वो पेटेंट से, कॉपीराइट से और ट्रेडमार्क ये तीनों से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर तीनों सही हैं। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि पूछा गया है, निम्न में से किसके लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। निम्न में से किसके लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है, प्रक्रिया, विचार, उत्पाद या ए और सी दोनों। दोस्तों पेटेंट जो प्रदान किया जाता है वो प्रक्रिया और उत्पाद, यानी कि जो आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट
इन दोनों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। इसीलिए आपका ए और सी दोनों आंसर यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है व्हेन वाज द पेटेंट एक्ट पास्ड। पेटेंट एक्ट कब पारित किया गया? पेटेंट एक्ट कब पारित किया गया? सन 1970, सन 1972, 1971 या 1973? तो दोस्तों पेटेंट एक्ट जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1970 में। कब पारित किया गया था? 1970 में पारित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पूछा गया है TIFAC की स्थापना कब की गई? TIFAC की स्थापना कब की गई? 1986, 1987, 88 या फिर 1999? तो दोस्तों TIFAC की जो स्थापना की गई थी वो 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। TIFAC है क्या? TIFAC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरेस्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी, एक बार पुनः बताने का प्रयास करूंगा, नोट करते रहिएगा। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरेस्टिंग एंड असाइनमेंट काउंसिल, ये होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रौद्योगिकी सूचना पूर्व अनुमान और मूल्यांकन परिषद। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1988 में की गई थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हु हैज़ द प्रिपेयर टेक्नोलॉजी विजन 2035। टेक्नोलॉजी विजन 2035 किसने तैयार किया है? तो दोस्तों टेक्नोलॉजी विजन 2023 है क्या? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी विजन 2035 जो है ये इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 3 जनवरी 2006 में, 3 जनवरी 2006 में टेक्नोलॉजी विजन स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य था सुरक्षा समृद्धि में बढ़ोतरी और प्रत्येक भारतीय नागरिक की आजीविका को सुनिश्चित करना, जिसमें पेयजल की सुनिश्चित व्यवस्था हो, खाद्य एवं पोषण की बेहतर उपस्थिति हो, बेहतर आवास हर प्रत्येक नागरिक को मिल सके, बेहतर मेडिसिन मिल सके, बेहतर बिजली पानी की व्यवस्था हो सके। तो ये जो टेक्नोलॉजी विजन ने तैयार किया, टेक्नोलॉजी विजन, अब इसको ये प्रोजेक्ट किसने तैयार किया था? तो ये TIFAC के अंतर्गत आता है, जिसका हिंदी में मतलब है प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन। ये पूर्वानुमान यानी कि पहले से पूर्वानुमान लगाती है कि आने वाले समय में किस प्रकार की चीज़ें होंगी और उनको कैसे हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये 3 जनवरी 2006 में टेक्नोलॉजी विजन स्टार्ट किया गया था और टेक्नोलॉजी विजन 2035 जो तैयार हुआ था वो TIFAC के द्वारा तैयार हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है व्हेन वाज द डिजिटल लाइब्रेरी स्टेबलाइज इन इंडिया। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में, 2001, 2002 या 2003 में? तो आपको बता दें डिजिटल लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2001 में, सन 2001 में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पूछा गया है आयुर्वेद शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें आयु का क्या मतलब है? आयु का संबंध जीवन से है या अर्थव्यवस्था से या एथेनोबेटनी से या फिर ज्ञान से? दोस्तों आयुर्वेद शब्द जो है संस्कृत भाषा लिया गया है, इसमें आयु का जो अर्थ है वो जीवन से है। आयु का अर्थ किससे है? जीवन से। इसीलिए आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि पूछा गया है कि चाय में मौजूद महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ हैं। चाय में मौजूद महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? कैफीन, ग्लिसरॉल, ट्रोपेन या फिर निकोटीन? तो दोस्तों चाय में जो मौजूद उत्तेजक पदार्थ है वो है कैफीन। चाय में कैफीन पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगर काफ़ी होता तो निकोटीन पाया जाता, लेकिन
चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने 3 यूनिट के 30 प्रश्न हमने चूज किए थे। आपके 3 यूनिट के इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आने हैं ये यही मॉडल पेपर से आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो 2 मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड किया था वो दोनों मॉडल पेपर आप लोग तैयार करके जाइएगा। 100% आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। ओके, तो जिनका एग्जाम है दोस्तों उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा पेपर में करके आइएगा और आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाता है, जिसके लिए कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है। जिसके लिए टेलीग्राम पर जाना है और विजिट करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।